तो आज जो है हम लोगों का जो यूपी स्पेशल का अगला क्लास है, इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश का जो महाजनपद काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने महाजनपद काल से जितने भी टॉपिक्स होते हैं प्राचीन इतिहास में उनका अध्ययन हमने किया। तो आज क्या होगा, हम लोग आज उत्तर प्रदेश का महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। यूपी और महाजनपद काल, यूपी और महाजनपद काल। अगर हम महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें स्पष्ट रूप से मिलती है। और इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इन दो ग्रंथों से हमें जो 16 महाजनपद है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, और ये जो है भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बाद जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों से 16 का आधा 8 होता है। तो ये 8 महाजनपद हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ये 8 महाजनपदों की ही हमें, इन 8 महाजनपदों के बारे में ही हमें थोड़ा थोड़ा जानना है। बेसिकली हमें बस इतना जानना है कि 8 महाजनपद ये कौन कौन से थे जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। अगर 8 महाजनपदों में अगर हम बात करें, जैसे पांचाल है, पांचाल, तो इस पांचाल उत्तर प्रदेश में स्थित एक महाजनपद है। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ये पांचाल महाजनपद है, और ये पांचाल महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? इसके अलावा वर्तमान में ये कहाँ पर है, वर्तमान स्थिति इसकी देखेंगे कि पंचाल जो है उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एरिया में तो होगा ही, रहा ही होगा। अगर यूपी का ये पांचाल है, पांचाल महाजनपद यूपी में अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थल है, वर्तमान में वो कौन सा स्थल है जहाँ ये पांचाल अवस्थित था, तो ये देखेंगे। थोड़ा सा अगर एक आध राजा जो अगर महत्वपूर्ण रहा होगा तो उसके बारे में देखेंगे, अगर नहीं कोई रहा होगा तो उसके बारे में नहीं देखा जाएगा। तो इतनी जानकारी बस लेनी है, राजधानी क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है 8 महाजनपदों के बारे में। क्योंकि हम सिर्फ यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हमको बस इतना ध्यान देना है, क्योंकि जब हम पूरा महाजनपद काल पढ़ रहे होंगे, जब इतिहास के संदर्भ में महाजनपद काल पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ये पांचाल है तो पांचाल के बारे में हम लोग सारा का सारा स्टोरी इसमें पढ़ डालते हैं। कौन राजा था, किससे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, ये सारी की सारी स्टोरी पढ़ते हैं। इसी तरह से 16 महाजनपदों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। 16 महाजनपदों में सभी महाजनपदों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध रहा, कौन कौन से राजा रहे, कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन से महाजनपद, कौन कौन सा राजा जीता, ये सब चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी परिचर्चा नहीं होने वाली है, क्योंकि बस हमें ये ध्यान में रखना है, ये देखना है
कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद अवस्थित हैं। क्योंकि अगर हम जैसे हम ये पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल महाजनपद पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूपी स्पेशल से ही पूरा इतिहास कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल से हम पूरा इतिहास कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी नहीं लेंगे, और इसकी पूरी सारी जानकारी हमें मिलेगी जब हम इतिहास पढ़ रहे होंगे और वहाँ पे महाजनपद काल पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से। तो सिर्फ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 8 महाजनपद कौन कौन से हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। तो इन महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग चाहे हम लोग तो एक एक महाजनपद, जैसे पांचाल है, कुरु है, वत्स है, कौशल है, तो एक एक करके जैसे पांचाल हेडिंग डाल के हम लोग उसके बारे में जो लिखना हो लिख दें। जैसे कि वो उसकी राजधानी क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि पांचाल उत्तर प्रदेश में एक अवस्थित 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसकी राजधानी अहिक्षत्र थी और काम्पिल्य थी। ये वर्तमान के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में अवस्थित था। इतनी लाइन लिखने से बेहतर है कि हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें इसको दर्शाते हैं कि एक कॉलम रहेगा जो महाजनपद है, एक रहेगा उसकी राजधानी और एक रहेगा वर्तमान स्थिति। तो देखते हैं ये महाजनपद और दूसरी है इसकी राजधानी, और जो तीसरा है वो है विस्तार, इसका वर्तमान विस्तार, वर्तमान विस्तार। आठ महाजनपद हमें यहाँ से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के। ये पहला जो महाजनपद है वो है पांचाल। पहला महाजनपद कौन सा है? ये पांचाल है। इसकी राजधानी अहिक्षत्र है और काम्पिल्य। अहिक्षत्र है जो कि बरेली में स्थित है, जो वर्तमान का बरेली है। बरेली में ये अहिक्षत्र, जो अहिक्षत्र है ये बरेली के आसपास वाले क्षेत्रों में स्थित था। और काम्पिल्य की बात करें अगर, वह काम्पिल्य, तो ये कहाँ था? ये फर्रुखाबाद, ये फर्रुखाबाद वाले इलाके में ये काम्पिल्य स्थित था। तो इसका जो विस्तार था का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र, के आसपास का क्षेत्र, ये है पांचाल के बारे में। तो पांचाल एक 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं हम लोग जो पॉइंट करके, तो 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद पांचाल है जिसकी अवस्थिति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जिसकी राजधानी अहिक्षत्र थी और काम्पिल्य थी। और ये जो काम्पिल्य है, काम्पिल्य वर्तमान की बरेली तथा जो अहिक्षत्र है वर्तमान बरेली, और काम्पिल्य वर्तमान के फर्रुखाबाद जिले में स्थित था। और ये जो पांचाल है, पांचाल का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका विस्तार फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में था। तो इतनी लाइन लिखने से बेहतर है कि हम लोग इतने एक चार्ट में जो जानकारी है उसको समेट कर
लिख पा रहे हैं। तो जो दूसरी राजधानी है ये है कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, दिल्ली। हालांकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश में ही है, अगर ऐसे देखें तो, नहीं तो ये अलग से एक वो है, क्या बोलते हैं कि यूटी है, यूनियन टेरेटरीज है ये, जो क्या संघ शासित प्रदेश है, ये संघ शासित प्रदेश है ये दिल्ली। अब इसका जो विस्तार है मेरठ और दिल्ली के आसपास के एरिया में देखा जाता है। इसका जो विस्तार है मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये जो मेरठ है, मेरठ के आसपास के क्षेत्र में ये विस्तार था, कुरु विस्तारित था। इसका फैलाव मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में था, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे रख देना कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि ये मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है। हालांकि दिल्ली नहीं है, दिल्ली अलग से एक संघ शासित प्रदेश है, फिर भी ये मेरठ तो है उत्तर प्रदेश में कम से कम। तो मेरठ में अगर ये फैला हुआ है तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में फैला ही हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में फैले होने के कारण ये कुरु को भी यहाँ ले लिया गया है, ये जो 8 महाजनपदों में से है। इसके बाद वत्स, अगला जो महाजनपद है वो है वत्स। वत्स की राजधानी की अगर बात करें तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, कौशाम्बी। और इसका विस्तार भी जो वर्तमान का कौशाम्बी है उसी के आसपास था। कौशाम्बी और इलाहाबाद जो है, प्रयागराज व कौशाम्बी वाले क्षेत्र के आसपास ये कौशाम्बी और प्रयागराज जो है, इलाहाबाद और कौशाम्बी जो है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी जिला हैं, दोनों एक दूसरे की सीमा साझा करते हैं। तो ये कौशाम्बी और प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये था कौशाम्बी। चूँकि कौशाम्बी वो उस समय का जो नाम है, वर्तमान में भी ये कौशाम्बी ही है। और ये कौशाम्बी किसकी राजधानी? ये वत्स की राजधानी है। तो वत्स कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कौशल की बात किया जाता है। कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी श्रावस्ती कही जाती है। इसकी राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या, श्रावस्ती या अयोध्या के आसपास। तो ये अवध वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, अवध वाले क्षेत्र में। अवध वाले क्षेत्र में ये कौशल जो महाजनपद है ये फैला हुआ था। उसके बाद मल्ल की बात करें, मल्ल, ये जो मल्ल है, ये मल्ल गणतंत्र एक था, गणतंत्र। मल्ल जो था ये गणतंत्र राज था, ये राजतंत्र नहीं था, ये गणतंत्र वाला था। मल्ल जो था वो गणतंत्र था। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और पावा। कुशीनगर, और जो कुशीनगर है, कुशीनगर वर्तमान के कसिया वर्तमान के कसिया में है। ये जो कसिया जो है ना, कसिया की बात करें तो देवरिया और गोरखपुर का आसपास का, देवरिया और गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे कसिया और एक पिंडेरा नाम का क्षेत्र है, जो इसकी दूसरी राजधानी है
कुशीनगर के अलावा पावा, ये पंडरौना, पावा जो है वह पावा, ये पावा कौन सा है, पंडरौना वाले क्षेत्र में, पंडरौना वाले क्षेत्र में। तो ये जो ये कसिया पंडरौना बेसिकली ये है कहाँ, तो देवरिया और गोरखपुर जिला में, देवरिया व गोरखपुर जनपद में, यहाँ पे ये फैला हुआ था। ये जो क्षेत्र थे ये वाले मल्ल कहाँ फैले हुए थे, मल्ल देवरिया और गोरखपुर जनपद में फैला हुआ था। मल्ल जो महाजनपद था इसका विस्तार था। इसके बाद काशी की बात करें तो काशी वाराणसी इसकी राजधानी है, काशी, इसकी राजधानी क्या है, वाराणसी। और वर्तमान का वाराणसी जो क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे फैला हुआ था। वाराणसी या बनारस के आसपास का क्षेत्र, बनारस के आसपास का जो क्षेत्र है ये काशी वाला एरिया है। ये भी एक महाजनपद था जो कि उत्तर प्रदेश में है। चेदी की बात करें, इसके बाद जो है वो चेदी है, इसकी राजधानी सुक्तिमती है जो कि बांदा में है, सुक्तिमती की बात करें तो ये बांदा जिला की बात है। ये घटना कहाँ की है, घटना नहीं मतलब ये स्थित कहाँ है, ये बांदा में है। तो बांदा के आसपास का क्षेत्र ही है जो ये चेदी वाला जो महाजनपद है ये फैला हुआ था। तो बांदा के आसपास, बांदा के आसपास का क्षेत्र, बांदा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे फैला हुआ था चेदी, और चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। जो आखिरी है जो हमारा 8वां जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका नाम है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। सुरसेन राजधानी क्या थी, मथुरा। सुरसेन की राजधानी हमें मथुरा देखने को मिलता है और ये इसका विस्तार भी मथुरा के आसपास ही था, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में। इतनी बातें हो गई। जो 8 महाजनपद है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, दरअसल ये जो 8 महाजनपद है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये ध्यान में रखना है क्योंकि आप सभी ने, हम सभी ने जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास को तो पढ़ा ही है लेकिन उसको भारत के संदर्भ में पढ़ा है। तो जब हम उस समय पढ़ रहे होते हैं भारत का इतिहास तो वहाँ पे इस बात पे ज़्यादा हम जोर नहीं दे पाए होते हैं, इस बात पे हम ज़्यादा बल नहीं दे पाए होते हैं कि ये सब जो राजधानियाँ हैं वो कहाँ हैं, ये सब जो महाजनपद हैं ये महाजनपद किस राज्य में स्थित हैं और किस एरिया में इसका विस्तार है। हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास पढ़ने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस पर नहीं बल दे पाए होंगे, इसकी जो प्रमुख विशेषता रही होगी उसकी राजधानी के बारे में जानते होंगे, यहाँ पे जो राजा थे, जो युद्ध हुआ होगा, जो कहानी थी वो सब कहानी पता होगा, लेकिन इस बात पे जोर कम लोग दे पाते हैं कि ये स्थित कहाँ है, ये कौन से प्रदेश में, कौन से प्रांत में स्थित है ये जो महाजनपद है। तो जो बड़ी बात ये है कि सबसे अधिक महाजनपद जो स्थित हैं वो उत्तर प्रदेश में, 16 महाजनपदों में से पूरे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 8 महाजनपद आपके सामने वाइट बोर्ड पे पड़ा हुआ है। तो इसमें से जो पहला महाजनपद है ये पंचाल है, इसकी राजधानी अहिक्षत्र बताई जाती है। जो इसका विस्तार देखा जाता है, जो अहिक्षत्र है ये बरेली में, और कांपिल्य जो है, कांपिल्य फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चूँकि ये दोनों राजधानियां हैं तो राजधानी क्या होता है, राजधानी होता है किसी
एरिया के आम तौर पे देखा जाता है तो किसी क्षेत्र, किसी राज्य या किसी देश राष्ट्र की राजधानी जो होती है आमतौर पे उस एरिया के केंद्र में होता है। तो ये जो काम्पिल्य और अहिक्षेत्र जो राजधानी है ये पांचाल के केंद्र में रहा होगा। तो ये अगर केंद्र में है तो फिर ये बरेली में है और ये फर्रुखाबाद में है। तो फर्रुखाबाद और बरेली में ये भी स्थित ही रहेगा पांचाल भी। तो ये फर्रुखाबाद, बरेली और इसके बाद बदायूं वाले एरिया में ये फैला हुआ था, ये जो पांचाल था ये। इसके बाद जो कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि इंद्रप्रस्थ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और इसका विस्तार कहाँ देखा जाता है? मेरठ और दिल्ली वाले क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी बताई जाती है और कौशाम्बी, ये वत्स जो था स्थित है, क्योंकि कौशाम्बी है, जो कौशाम्बी है वर्तमान में भी इसका नाम कौशाम्बी ही है। जो उस समय था कौशाम्बी, वो भी इसी समय एक कौशाम्बी जिला के रूप में इलाहाबाद के आसपास विस्तरित है। तो ये प्रयागराज और कौशाम्बी वाले क्षेत्र के आसपास ये वत्स विस्तारित था। इसके बाद कोसल की बात करें तो इसकी राजधानी अयोध्या, ये कोसल की जो राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या कही जाती है और ये अवध वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, क्योंकि अवध जो है उत्तर प्रदेश का नाम पहले हुआ करता था अवध। तो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश का ही ये महाजनपद है। इसके बाद मल्ल जो है, मल्ल एक गणतांत्रिक महाजनपद था। यहाँ पे गणतंत्र था, राजतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे गणतंत्र की व्यवस्था थी। यहाँ पे जो राजा था वो राजा निरंकुश नहीं हुआ करता था। यहाँ का राजा जो था ये प्रतिनिधि हुआ करता था जनता का, जनता द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि हुआ करता था। ये जो मल्ल है यहाँ पे, तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर बताई जाती है, जो कि कसिया, वर्तमान में जो कसिया है, कसिया वही कुशीनगर हुआ करता था। कुशीनगर का ही वर्तमान नाम कसिया है और पावा का वर्तमान नाम पंड रौना है। और इसका विस्तार देवरिया और गोरखपुर जिले तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जो देवरिया और गोरखपुर तक है। काशी, वाराणसी, वाराणसी या बनारस के आसपास फैला हुआ एक क्षेत्र है। और जो चेदी है, सुक्तिमती इसकी राजधानी है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है और ये सुक्तिमती जो है, अगर बांदा, वर्तमान का बांदा देखें तो बांदा में ही सुक्तिमती विस्तारित था। और ये बांदा के आसपास के क्षेत्र का ये जो महाजनपद है ये है। उसके बाद सूरसेन है। सूरसेन की राजधानी मथुरा बताई जाती है और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों की ये घटना देखी जाती है। तो इन 8 महाजनपदों की बात हो गई। ये ध्यान रखना है, यही 8 महाजनपद दिमाग में बैठा लेना है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये महाजनपद। जैसे अगर हम लोग लिखना चाहें अगर, तो पहले एक ये लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी जो अलग सी विशेषता है इनसे वो लिखते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग लिखते हैं पांचाल, पांचाल के बारे में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता? पांचाल महाजनपद पांचाल महाजनपद यूपी में स्थित 8 महाजनपदों में से एक है। पांचाल महाजनपद यूपी में स्थित 8 महाजनपदों में से एक है, जिसकी राजधानी अहिक्षेत्र और काम्पिल्य, जिसकी राजधानी अहिक्षेत्र और
कौम्पिल्य थी। इसका विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में था। इतनी बातें हमें लिखनी पड़ती जो कि हमने वहाँ पे देख लिया। तो इतना बात हमें ना लिखना पड़े इससे पहले। इसके बाद प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल तो कितने भाग थे? दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौम्पिल्य थी। राजधानी क्या थी? कौम्पिल्य थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौम्पिल्य थी। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर, कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी क्षेत्र में स्थित था। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर काम्यकुब्ज एक प्रसिद्ध नगर है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, बहुत ही प्रसिद्ध ये नगर है। तो ये नगर कहाँ स्थित था? तो ये नगर पांचाल में ही स्थित था। इसके बाद प्रसिद्ध दार्शनिक राजा प्रवाहड़ जाबाली नामक प्रसिद्ध दार्शनिक राजा का संबंध इसी क्षेत्र से था। इतनी बातें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती हैं, लेकिन चूँकि हमने यहाँ तक की बातें हमने टेबल में देख लिया है, यहाँ तक की बातें कि इसका जो विस्तार है और इसकी जो राजधानी है, ये बात हम लोग यहाँ तक जो हमने लिखा है लाइन, यहाँ तक हमने उस टेबल में ही देख लिया है। तो जो पांचाल के बाद जो अगला जो महाजनपद है उसके बारे में जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ तक नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक से तात्पर्य है कि जो हमने टेबल में देखा है वो चीज़ नहीं देखेंगे। थोड़ी सी एक विशेषता जो कि प्रमुख हो सकती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग देखेंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक किसी भी जो महाजनपद है, किसी भी महाजनपद के बारे में यहाँ तक नहीं लिखेंगे। यहाँ तक हमने टेबल में देख लिया है।
इसके जब भी लिखेंगे इसके आगे का लिखेंगे। वहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। तो अगली जो राजधानी है वो जो महाजनपद है वो कुरु है। तो महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। कुरु, तो कुरु के बारे में वो हमने राजधानी क्या है, कहाँ तक विस्तारित है, ये सारी बातें हमने देख ली हैं। बस एक प्रमुख बात जो इसके संदर्भ में निकल के आता है वो हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर इसी महाजनपद में स्थित था। ये है कुरु में ही जो हस्तिनापुर की बात करी जाती है महाभारत में, ये इसी बुद्ध के समय यहाँ का राजा कुरव्य था यहाँ का राजा। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था कौरव्य। आमतौर पे ये जो यहाँ का बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था, तो आमतौर पे जो सामान्य पुस्तकें होती हैं उनमें ये वाली जानकारी कौरव्य हम जहाँ तक देखते हैं तो नहीं मिलता है। तो ये इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आमतौर पे ये सारी जानकारी जो बुद्ध के समय ये वाली मिल जाती है। हस्तिनापुर ये वाली जानकारी हमें मिल जाएगी, ये वाली जानकारी गूढ़ रूप से हमें मिलती है। तो एक विशेष जानकारी जो कि कुरु है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में है, तो इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसी तरह से और विशेष जानकारियाँ जो होंगी जिस महाजनपद है, महाजनपद के संदर्भ में उन्हीं चीज़ों को देखा जाएगा। पूरा विस्तार कुरु के बारे में अगर हम लोग विस्तार से पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना हो जाएगा। यूपी स्पेशल पढ़ना नहीं हो पाए, मतलब यूपी स्पेशल जो है, यूपी स्पेशल क्लास की अवधारणा छिन्न भिन्न हो जाएगी और यूपी स्पेशल का क्लास नहीं रह जाएगा। तो इसलिए एक सिर्फ झलक देखी जा रही है, और झलक भी देखी जा रही है तो सिर्फ उस संदर्भ में जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुरु हो गया। उसके बाद वत्स की बात करें तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने टेबल बना दिया है। इसके बाद जो है यमुना नदी के किनारे है। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। तो ये कौन सा महाजनपद है? वत्स महाजनपद है। वत्स के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो पौरव यहाँ ये जो वत्स है, तो वत्स महाजनपद में बुद्ध काल में यहाँ का राजा जो था वो उदयन था। वो वाला उदयन नहीं जो इतिहास में एक उदयन के बारे में पढ़ा जाता है, ये कौन सा उदयन है उसके बारे में बात नहीं हो रही, ये पौरव वंश का उदयन है। तो यहाँ पे बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन हुआ करता था। बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था। पौरव वंश का शासन था जिसका राजा उदयन था। ये अजातशत्रु वाला उदयन नहीं है जो
जो क्या है, पितृहंता राजवंश का जो राजा है, पितृहंता राजवंश का जो राजा है अजातशत्रु का लड़का उदयभद्र या उदयन, ये वो वाला उदयन नहीं है, क्योंकि वो पितृहंता जो जैसे वो किस वंश का राजा था, वो उदयन और उदयभद्र, और ये जो अजातशत्रु है ये वो वाला उदयन नहीं है, ये पौरव वंश का राजा है। वो मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो किस वंश का राजा था। उदयन और अजातशत्रु जो पितृहंता राजवंश भी उसको कहा जाता है, तो उस वंश का जो राजा है वो वाला नहीं है। इसके बाद पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित बिहार व उदयन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो ये वाली जानकारी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ तक जो ये बात है वत्स के बारे में ये पर्याप्त है। इससे ज़्यादा हम लोग वत्स के बारे में नहीं देखेंगे। बड़ी बात तो ये है कि ये भी देखना कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे ये वाला जो देख रहे हैं हम इतना कि बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था और जिसका राजा उदयन था, तो ये देखना भी अधिक हो जा रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ ये जानना था कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद अवस्थित हैं, उनकी राजधानी क्या थे, उत्तर प्रदेश में किन किन क्षेत्रों तक इनका विस्तार था। तो फिर भी इसके बारे में हम देख ले रहे हैं। उसके बाद वत्स के बाद कौशल है। कौशल की बात करें तो वर्तमान अवध क्षेत्र में ये प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। ये अवध में जो है, कौशल के बारे में हमने देख लिया कि अवध में स्थित था। उत्तर प्रदेश में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी, गोमती की सहायक नदी जो है, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। ये इसके बाद जो सारी जानकारी है, सूरसेन महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। तो कौशल के बारे में अगर अन्य जानकारी देखनी हो, कौशल की राजधानी अयोध्या थी। राजधानी हमने देख लिया। बुद्ध काल में कौशल राज 2 भागों में विभाजित हो गया था। उत्तर भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिण भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई। महाजनपद कालीन श्रावस्ती नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती में ही सहेत महत स्तूप का निर्माण किया गया था। सहेत महत स्तूप का निर्माण श्रावस्ती में, ये कौशल जो राजधानी, कौशल जो महाजनपद है, इसी महाजनपद से संबंधित है, सहेत और महत। तो ये सब जो जानकारी है, ये सब जानकारी जो यहाँ पे लिखी गई है, ये भी जानकारी अगर अधिक है तो इससे ज़्यादा जानने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। इतना जानना बहुत हो गया कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो महाजनपद है ये स्थित हैं। इसके बाद मल्ल जो है ये आधुनिक बिहार में स्थित वज्जी के समान ही एक संघ राज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि मल्ल राज्य भी आरंभ में एक राजतंत्र के रूप में संगठित था और कुश जातक में ओक्काक को वहाँ का राजा बनाया। कालांतर में मल्ल भी एक गणराज्य बन गया। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है इनमें दी गई है, जो दृष्टि की है और ये राकेश सारस्वत की है। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें दी गई है। तो इन थोड़ी जानकारी की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। तो इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग अगर देखें तो अगर और कुछ जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं अलग से, जो हमें ले लेनी चाहिए। काशी की बात करें तो ये काशी वाराणसी में इस महाजनपद की राजधानी थी। वही सब सभी जानकारी वही सब थोड़ी थोड़ी लिखी गई हैं जो हमने टेबल बना के यहाँ पे देखा था। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। तो अगला जो हम लोगों के पास टॉपिक निकल के आता है वो आता है बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म व
उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग देखें बात, तो बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की चर्चा भी यहाँ पे नहीं होनी है। बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की चर्चा हम लोग यहाँ पे उनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे, और कैसे वो घर से निकल जाते हैं, कैसे 4 चीज़ें देखते हैं, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है, वहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाके वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं तो पहले किससे मिलते हैं, कहाँ पहला ज्ञान देते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हमें यहाँ पे नहीं लेनी है। बस देखना ये है कि थोड़ा सा इसका भूमिका बनाने में अगर यूज़ करना होगा तो कर सकते हैं, बाकी तो फिर वही जानकारी देखी जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा। तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार की दृष्टि से बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार की दृष्टि से 8 महाजनपद जो हैं, उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद, उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो ये 8 महाजनपद, जो 8 महाजनपदों के बारे में हमने बात करा था, मल्ल, काशी, कोसल, वत्स, चेदी, सूरसेन, कुरु, पांचाल, ये जो 8 महाजनपदों की बात हमने करी थी, तो वो 8 महाजनपद जो वाला एरिया है, ये 8 महाजनपद बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों के प्रसार और प्रचार के लिए, इनका जो विस्तार है, इनके विस्तार के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। जो 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश के। बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। जो कोसल जनपद है, बुद्ध शाक्य गणराज्य, ये कहाँ है? कोसल जनपद के राजकुमार थे। तो बुद्ध कहाँ के राजकुमार थे? तो बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, और ये यहीं से निकल के, यहाँ से निकल के फिर आगे बढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्ति करके शाक्यों के गढ़ प्रमुख शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। तो बुद्ध के पिता की बात है, तो बुद्ध के पिता जो थे वो शुद्धोधन थे। बुद्ध के पिता कौन थे? इनके पिता शुद्धोधन थे। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। इसके बाद शाक्य वंश के लोग कोसल के इक्ष्वाकु की एक शाखा थे। कोसल का जो इक्ष्वाकु वंश है, ये लोग जो थे शाक्य कौन थे? तो ये कोसल जो है, कोसल में जो इक्ष्वाकु वंश थे, इक्ष्वाकु वंश थे, कोसल में इक्ष्वाकु वंश के शाखा थे। ये कौन थे? शाक्य कौन थे? इसके बारे में बात करी जा रही है। तो ये देखिए, जो बुद्ध थे शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। तो जब शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, इतनी बात हमारे सामने आती है, तो ये जानकारी लेना महत्वपूर्ण हो जाता है कि शाक्य कौन थे। तो शाक्य कौन थे, अगर ये प्रश्न हमारे सामने आता है तो उत्तर निकल के ये आता है कि शाक्य जो थे वो कौशल में जो इक्ष्वाकु वंश थे, उसी इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा थे ये शाक्य लोग।
और इसी शाक्य गणराज्य के जो राजा थे बुद्ध थे। बुद्ध शाक्य गणराज्य के ही राजकुमार थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने शाक्य वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद उससे उत्पन्न पुत्र विड्ढूडब उसका उत्तराधिकारी बना। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश देते हैं। और ये जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी है। श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। श्रावस्ती में ही ये बुद्ध जो हैं, महात्मा गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में देते हैं। और श्रावस्ती कौन सी, जो किसकी राजधानी है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो चूँकि कौशल कहाँ है? कौशल उत्तर प्रदेश का एक जो एरिया है, यूपी में स्थित है। तो यूपी में स्थित होने की वजह से इसकी जानकारी हमें लेना पड़ रहा है कौशल के बारे में। यूपी में भी अवध वाले क्षेत्र में, ये अवध वाले क्षेत्र में, यूपी का ये अवध क्षेत्र है, अवध वाले क्षेत्र में ही ये श्रावस्ती है। और श्रावस्ती किसकी राजधानी है? ये कौशल की राजधानी है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद जो अगली विशेषता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहाँ पे दिए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए उसको उठाया गया है। और जब उठाया गया तो देखा गया कि बुद्ध ने यहाँ पे सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू से मिला था। तो अंगुलीमाल जो डाकू हैं, अंगुलीमाल से मिलना, ये जो एक कहानी देखने को मिलती है, अंगुलीमाल से मुलाकात कहाँ पर हुई बुद्ध की? तो श्रावस्ती में हुई। तो उत्तर प्रदेश का ये जो कौशल महाजनपद है, कौशल महाजनपद के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और ये है यहाँ पे कौशल महाजनपद के बारे में कि श्रावस्ती के एक व्यापारी जो था, अनाथ पिंडक नाम था, उसने बुद्ध को जेतवन नामक बिहार और स्वर्ण मुद्राओं से खरीदकर, जेतवन जो बिहार है, सोने के सिक्कों से खरीदकर बुद्ध को दिया था। तो ये कौन था? ये जो था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक एक व्यापारी था। अनाथ पिंडक नामक व्यापारी, ये अनाथ पिंडक नामक व्यापारी क्या करता है? ये बुद्ध को जेतवन नामक बिहार, जेतवन नामक विहार स्वर्ण
स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर सौंपता है। सौंपता है। तो ये तीन विशेषताएं जो देखने को मिलती है, तीनों विशेषताएं बुद्ध काल से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। बुद्ध से संबंधित हैं चूँकि हम बौद्ध काल पढ़ रहे हैं तो बुद्ध से संबंधित होना चाहिए, और यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से भी संबंधित होना चाहिए। दोनों कॉमन चीज़ें होनी चाहिए जिस चीज़ में, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अब बुद्ध काल से संबंधित नहीं होगा और उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, फिर भी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा और उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं होगा और सिर्फ बुद्ध काल से संबंधित होगा, फिर भी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है जो कि बौद्ध काल से संबंधित हो, बौद्ध धर्म से, और उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हो। तो ये जो कौशल है, कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अंगुलीमाल से मुलाकात किससे हुई थी? बुद्ध से, बुद्ध से संबंधित है। और इसके बाद जो और सर्वाधिक उपदेश दिए बुद्ध ने, ये बुद्ध से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। और अनाथ पिंडक नामक व्यापारी जो था, ये जेतवन नामक बिहार देता है बुद्ध को, और कैसे खरीद कर देता है, स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर जेतवन नामक बिहार देता है। 1 मिनट। तो जेतवन नामक बिहार ये बुद्ध को सौंपता है। श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री विशाखा की बात हो रही है। श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे और विशाखा के बारे में बात करते हैं। श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने क्या किया? इसने एक विहार खरीदा और बुद्ध को सौंपा। ये विहार कौन सा है? ये पुब्बाराम विहार है। पुब्बाराम विहार। पुब्बाराम विहार किसने दिया था? विशाखा ने दिया था बुद्ध को, और ये एक व्यापारी की लड़की थी। तो ये व्यापारी की लड़की विशाखा किससे संबंधित है? ये श्रावस्ती की ही एक व्यापारी की लड़की विशाखा बुद्ध को ये पुब्बाराम नामक विहार सौंपती है। तो ये श्रावस्ती के बारे में इतनी बातें थीं जो कि बुद्ध काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल था। और उत्खनन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में श्रावस्ती की जो आकृति थी वो अर्धचंद्राकार थी। तो बुद्ध काल की ही बात थी। तो कि श्रावस्ती जो महाजनपद है, महाजनपद की राजधानी है, तो इसकी जो विशेषता है ये श्रावस्ती में ही देखना था। फिर भी यहाँ पर ही जान ले आप कि इसकी राजधानी की जो श्रावस्ती का जो आकार है, खुदाई से पता चलता है कि इसका आकार जो है खुदाई से पता चला है कि इसका आकार खुदाई से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती का आकार अर्धचंद्राकार थी। श्रावस्ती की आकार कैसी थी? तो श्रावस्ती की आकार अर्धचंद्राकार थी। इतनी बात हो गई इसके बारे में।
तो इसमें लिखना क्या है, जैसे हम लोग इतना समझ के लिखते हैं, तो इसमें लिखना उखना है कुछ नहीं, और लिखना छोड़ ही देते हैं, बल्कि समझ के ही आगे बढ़ते हैं। और इतना लिख देना, ऐसे लिखना काफ़ी है। क्योंकि अब देखें अगर, तो जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती किसकी राजधानी है? श्रावस्ती राजधानी है कौशल की। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कि अवध में स्थित है, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के अवध में स्थित है। यहीं पे अंगुलीमाल से मुलाकात होती है बुद्ध की। जो एक लाइन जो बनेगा यहाँ पे लिखने के लिए, ये कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के अवध में स्थित है, यहीं पे अंगुलीमाल से मुलाकात, बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल से होती है। वहीं बुद्ध का जो सर्वाधिक उपदेश दिया गया है वो श्रावस्ती में ही। जो दूसरी लाइन अगर बनेगी तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के अवध में स्थित है, और यहीं पे बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। उसके बाद श्रावस्ती की उत्खनन से ये ज्ञात होता है कि जो श्रावस्ती का आकार है वो अर्धचंद्राकार था। उसके बाद वही बात कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के अवध में स्थित है, वहीं के एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को पुब्बा राव नामक विहार दान में दिया था या सौंपा था। उसके बाद श्रावस्ती की जो अगली जानकारी है, अनाथ पिंटक नामक व्यापारी ने जेतवन नामक विहार बुद्ध को सौंपा था। और जेतवन नामक विहार, वो जो व्यापारी था, वो व्यापारी स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर बुद्ध को सौंपता है। तो ये यहाँ पे इतनी जानकारी बुद्ध काल में श्रावस्ती से संबंधित है। उसके बाद जो बुद्ध और बौद्ध और जैन, ये तो क्योंकि 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में, तो 8 महाजनपद बुद्ध और जैन धर्म के, बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार में बढ़ चढ़ के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो बुद्ध थे वो शाक्य गणराज्य या कौशल के राजकुमार थे। ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे लिखी इसलिए गई है, ये लाइन क्यों लिखी गई है यहाँ पे? क्योंकि ये जो कौशल है, कौशल जनपद जो है उत्तर प्रदेश के अवध में स्थित है। चूँकि उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोई भी लाइन अगर लिखी जा रही है तो कहीं न कहीं वो लाइन उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड रहती है। वही लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी, चूँकि हम उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं तो वही लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आप देख लीजिए ऊपर से नीचे तक कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ उत्तर प्रदेश से हो। तो इतनी बातें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बौद्ध धर्म की हो गई। तो आगे जो जानकारी निकल के आती है, ये श्रावस्ती की आकार अर्धचंद्राकार है। कौशल का राजा प्रसेनजीत बुद्ध का परम अनुयायी था। ये जो था यहाँ का जो राजा है प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बात करें तो प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? तो प्रसेनजीत कौशल का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था, कौशल का राजा, कौशल का राजा था। ये बुद्ध का अनुयायी था। ये जो कौशल का राजा है प्रसेनजीत, ये बुद्ध का और बहुत ही बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अनुयायी था ये बुद्ध का। इसके बारे में कहा जाए बुद्ध का परम अनुयायी था। परम से तात्पर्य है कि बहुत ही गहरे रूप से बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध धर्म को बहुत ही गहरे रूप से अपने अंदर आत्मसात किया हुआ था। बुद्ध को इतना ज़्यादा वो महत्व देता था। तो ये बुद्ध का अनुयायी था कौशल का नरेश प्रसेनजीत। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी गई जिसका संबंध है किससे है? उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश में ये कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। ये कहाँ अवस्थित है? अवध में।
तो इसका राजा कौन होता है? प्रसेनजीत, और ये प्रसेनजीत बुद्ध का अनुयायी था। ये बात हो गई बुद्ध के बारे में। इसने बौद्ध संघ को श्रावस्ती में राजकाराम और मल्लिकाराम नामक विहार दान में दिया था। तो बुद्ध को राजकाराम और मल्लिकाराम, कौन सा? राजकाराम और मल्लिकाराम, राजकाराम और मल्लिकाराम विहार बौद्ध संघ को दिया था। और बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों स्थित हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। अब ये वाला दिख रहा है कि नहीं, हम वहाँ आकर देखना पड़ेगा। वहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिल गई। तो अब अगली जानकारी क्या है? अगली जानकारी ये है कि प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत कहाँ का राजा है? कौशल का राजा है। कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध का प्रमुख अनुयायी था, जो राजकाराम और मल्लिकाराम नामक विहार बौद्ध संघ को दिया था। और ये मल्लिकाराम और राजाराम विहार श्रावस्ती में अवस्थित है। ये श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। कौशल कहाँ है? अवध में है। अवध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ही यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो बौद्ध धर्म प्लस उत्तर प्रदेश। तो इसको लिखना नहीं है, क्योंकि इससे पहले की जो क्लासेस हैं हम समझा के फिर उसके बारे में लिखा करते थे। तो लिखेंगे, अगर लिख रहे होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। 2-3 लाइन समझा के फिर लिखते, उसको मिटाते। क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि लिखा हुआ आएगा प्रिंट और समझा के फिर टिक करेंगे, गायब होगा, फिर दूसरा स्लाइड आ जाएगा, उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। अपने हाथ से लिखना होता है और उसकी फिर कपड़ा लत्ता से मिटाना होता है, फिर बताना होता है। तो इतनी बातें जो हम समझा रहे हैं, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं या ऐसे ही स्क्रीनशॉट मार लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं लिखा है। जो चीज़ लिखा गया है उस पर तीर मारा गया है जिससे वो संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे बिहार बौद्ध धर्म को समर्पित किया, यहाँ से आप पाएंगे तो पीछे जाएंगे तो बुद्ध का अनुयायी था, परम अनुयायी था। कौन? कौशल का राजा। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था और ये बुद्ध का अनुयायी था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध ये तो कौशल का राजा था, यहीं पे आ गया है। इसको अब तीर मार के हम श्रावस्ती के यहाँ ले जाएं या ना ले जाएं। तीर मार के श्रावस्ती के यहाँ नहीं भी ले जाएंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही, क्योंकि वहाँ पे कौशल का राजा लिखा गया है। तो प्रसेनजीत था, तो इसने बुद्ध का परम अनुयायी था। तो परम अनुयायी होने के नाते क्या किया? राजकाराम और मल्लिकाराम नामक जो बिहार है, ये श्रावस्ती में स्थित है, वो बौद्ध संघ को दान में दिया। उसके बाद खुदाई से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती, अगर यहाँ पे तीर भी नहीं मारेंगे श्रावस्ती से ले आकर, तब भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट ये भी है कि इसका आकार अर्धचंद्राकार है। जो दूसरा पॉइंट है, एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ये पुब्बाराम विहार देती है किसको? बुद्ध को। पुब्बाराम विहार बुद्ध को सौंपती है। तो यहाँ पे कहीं भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस कहाँ का मामला है, तो इसीलिए यहाँ का तीर जब जाएंगे देखेंगे तो श्रावस्ती का मामला है। अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने जेतवन नामक बिहार स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर दिया। यहाँ भी हमें नहीं दिख पा रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो यहाँ से तीर लगा हुआ है, श्रावस्ती के पास जाएंगे आप। तो लिखने की जरूरत है नहीं हमें। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, इसमें भी नहीं दिख रहा है कहाँ का मामला है, कहाँ की घटना है, तो ये घटना है श्रावस्ती की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं बोर्ड पे, वो लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद अब अगली क्लास में हम लोग जैन धर्म, यहाँ पे चूँकि हम लोग क्या पढ़ लिए, महाजनपद काल और बौद्ध धर्म के बारे में बात हो गई। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ और थोड़ी सी बातें बची हुई हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद जैन धर्म
उसके बाद अब हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त, गुप्तोत्तर, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हो जाएगा। मध्यकालीन भारत लगभग 1 या 2 क्लास में कंप्लीट होगा। 3 या 4 क्लास में आपका आधुनिक भारत कंप्लीट होगा, या हो सकता है 5 क्लास लग जाए। उसके बाद तब हम लोग भूगोल का स्टार्ट क्लास करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। बौद्ध धर्म का अगला एपिसोड, जैन धर्म का पहला एपिसोड और इतिहास या यूपी स्पेशल का अगला एपिसोड लेकर।